नमस्कार, मैं स्नेहा कश्यप। इससे पहले हम लोगों ने NTUGC नेट परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा एंड थिएटर से रिलेटेड सिलेबस में फर्स्ट टू 5 यूनिट कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहले उन वीडियो को देख लें और आज हम लोग उसके आगे की यूनिट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 6 to 10 यूनिट जो कि डांस वालों का सेपरेट होता है, 6 to 10 यूनिट जो कि ड्रामा वालों का सेपरेट होता है। तो आज हम लोग डांस वालों का पोर्शन कवर करेंगे। तो सबसे पहले 6 यूनिट जिसमें संस्कृति साहित्य में नृत्य और ग्रंथ, इसके अंतर्गत सबसे पहले कालिदास, भास, शूद्रक तथा अन्य की रचनाओं में नृत्य संबंधी संदर्भों का संक्षिप्त अध्ययन। कालिदास, भास, शूद्रक ऐसे और भी कई सारे संस्कृत नाटककार हुए जिन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं की, जिनमें हमारे डांस से रिलेटेड, ड्रामा से रिलेटेड बहुत सारे तथ्य देखने को मिलते हैं। कालिदास जिन्होंने मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम जैसी बहुत ही सुंदर रचना को दिया। शूद्रक जिन्होंने मृच्छकटिकम जैसी सुंदर रचना दी, जिसमें एक नायिका जो कि गणिका होती है और उसका संबंध है नृत्य से। इसी तरह भास के भी 13 नाटकों का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें महाभारत, रामायण और कुछ समाज में प्रचलित कथाओं से संबंधित हमें कथानक देखने को मिलते हैं, जिनमें डांस और ड्रामा इन दोनों से रिलेटेड अगर हम तथ्यों को देखें तो मालविकाग्निमित्रम में मालविका एक जो कि नृत्यिका है, वही मृच्छकटिकम में वसंत सेना जो कि एक गणिका है, उसका भी संबंध नृत्य से है। तो ऐसे और भी कई लोगों ने संस्कृत नाटकों की रचना की, जिसमें डांस और ड्रामा से रिलेटेड हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और इनको लेकर आज भी कई बड़े बड़े कलाकार बहुत ही सुंदर सुंदर नृत्य नाटिकाएं, ड्रामा प्रेजेंट करते हैं। तो इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि UGC नेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। तो जब आपको इनके बारे में डिटेल से पता होगा तभी UGC नेट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उनका आंसर बखूबी दे सकेंगे। इसके लिए आपको इन नाटकों में दिए जाने वाले हर एक कैरेक्टर, उसकी स्टोरी, उसमें कौन सा रस यूज हुआ है, कौन से नायक हैं, कौन सी नायिका है, हर एक पहलू के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, प्राचीन एवं मध्यकाल की नृत्य से संबंधी ग्रंथों की अवधारणाओं का सामान्य बोध, नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण, संगीत रत्नाकर, नृत्य रत्नावली और नर्तन निर्णय। इन अवधारणाओं में नृत्य, नाट्य, लास्य, तांडव, मार्ग, देशी, बद्ध, अनिबद्ध, नर्तकी लक्षण, सभा लक्षण और इनके समरूप सम्मिलित हैं। पादोहस्त, चारी, मंडलों, कर्णों और अंग उपांग और प्रत्यांग गतिविधियों का विशिष्ट अध्ययन। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण, संगीत रत्नाकर, नृत्य रत्नावली या फिर नर्तन निर्णय, और इनके अंतर्गत भी कौन कौन से पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जैसे नाट्यशास्त्र में आपको हर एक पहलू के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो आंगिक अभिनय हो, वाचिक अभिनय हो, आहार अभिनय हो या फिर जो भी उसके अंतर्गत नायिकाओं के बारे में बताया गया है, नायक के बारे में बताया गया है, पूरी डिटेल। जैसे नाट्यशास्त्र के 36 अध्यायों में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, वैसे ही इन ग्रंथों में, चाहे वो संगीत रत्नाकर हो, नृत्य रत्नावली हो या फिर नर्तन निर्णय हो, अभिनय दर्पण हो, इनके बारे में भी आपको बखूबी पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इनमें काफी कुछ चीजें सिमिलर भी होती हैं, बट उनसे भी हटकर कुछ चीजें हमें नई भी देखने को मिलती हैं। ये चीजें जब आपको पता होती हैं तो आपको आगे के रिसर्च में बहुत हेल्प मिलती है। तो इसलिए आपको इसके बारे में डिटेल से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, अभिनय दर्पण के विस्तृत अध्ययन के साथ साथ
अन्य क्षेत्रों रूपों की प्रस्तावना के रूप में हस्तलक्षण दीपिका, बलराम भट्टम, अभिनय चंद्रिका, श्रीहस्त मुक्तावली और अन्य विशिष्ट ग्रंथों का परिचय। अभिनय दर्पण को कई सारे शास्त्रीय नृत्य फॉलो करते हैं, तो इसलिए जिस तरह अभिनय दर्पण में जो भी चीजें दी गई हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी तरह चाहे वो बलराम भट्टम हो, हस्तलक्षण दीपिका हो या फिर श्रीहस्त मुक्तावली हो, ये सारे ग्रंथ भी अलग अलग शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत फॉलो किए जाते हैं। फिर चाहे वो कथकली हो, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, ओडिसी, कोई भी हो। जरूरी नहीं कि हर एक ग्रंथ केवल नाट्य शास्त्र को ही फॉलो करता है। ये जो ग्रंथ दिए गए हैं उनमें वहाँ के कल्चर से रिलेटेड कुछ चीजों को लेते हुए वहाँ की संस्कृति के बारे में बताया गया है, तो इसलिए हमें इन ग्रंथों के बारे में भी पता होना चाहिए। हालांकि इन सब का आधार ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र ही है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इसमें भी आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा नाट्य शास्त्र से, तो वो नया क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, भरत के नाट्य शास्त्र, शारदा तनय के भाव प्रकाशन, भानुदत्त की रस मंजरी और अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी के अनुसार नायक और नायिका भेद और प्रारूप, ये 6 यूनिट का सबसे आखिरी पॉइंट, जिसमें नायक और नायिका इन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फिर चाहे वो भानुदत्त की रस मंजरी हो, अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी हो, इनमें नायक और नायिका के बहुत सारे भेद और भेदों के भी भेदों का वर्णन है। आप षोडश नायिका की अगर बात करें तो आपको भानुदत्त की जो रस मंजरी उसमें आपको षोडश नायिका भेद का वर्णन मिलेगा। भानुदत्त की रस मंजरी एक ऐसा ग्रंथ है जिसको अगर हम कहें तो एक वो स्वतंत्र ग्रंथ बोला जाएगा। स्वतंत्र ग्रंथ मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ नायक और नायिका की बात की गई है, किसी और पहलू को लेकर नहीं बताया गया है। भानुदत्त की जो रस मंजरी है उसी को आधार बनाते हुए अकबर शाह ने श्रृंगार मंजरी की रचना की, और इसमें भी भेदों के उपभेद कई सारे नायक नायिकाओं का वर्णन हमें मिलता है। तो वो नायक नायिका क्या है, उनको हर एक कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया गया है। वो कैटेगरी क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नायक और नायिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डांस और ड्रामा से रिलेटेड। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अब आगे का 7th यूनिट, भारत के शास्त्रीय नृत्य। इसमें सबसे पहले भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उद्भव और इतिहास। तो भारत का शास्त्रीय नृत्य है जो उसका क्या हिस्ट्री रही है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा सिलेबस का तो उसमें आपने देखा होगा कि भारत की संस्कृति उसका क्या इतिहास है, उसके बारे में हमने बताया है। वैसे ही इसमें भी भारत की जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी क्या हिस्ट्री रही है, उनका हर एक पीरियड में क्या रोल रहा है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य को देखें तो सबसे पहले हमें प्रागैतिहासिक काल, उसमें भी अगर जो आदि मानव रहते थे उस समय कोई चीजें व्यवस्थित नहीं थी। आदि मानव जब खुश होते थे तो जैसे एक छोटा बच्चा, उसे नहीं पता होता है कि आखिर खुश होना क्या है, मगर वो जब भी खुश होता है वो हाथ पैर हिलाकर अपने जो भाव होता है वो व्यक्त करता है। अगर हम नृत्य की बात करें तो वहां से स्टार्ट माना जा सकता है। उत्तर वैदिक काल से जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी शुरुआत हुई, क्योंकि इसके पहले नृत्य आदि लोग अपने मनोरंजन आदि के लिए करते थे। धीरे धीरे उसका व्यवसायीकरण होना शुरू हो गया। तो कुछ जो विद्वान लोग थे तो उन लोगों ने इसको एक नियमों में बांधकर शास्त्रबद्ध करके इसकी एक परंपरा शुरू करी। तो ऐसे ही हर एक अगर हम शास्त्रीय नृत्य को देखें तो उसकी अपनी अपनी अलग हिस्ट्री है। मगर हम प्रॉपर अगर एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य को देखें तो वो ऐसे शुरुआत होती है, फिर धीरे से वो महाभारत काल में कहाँ कहाँ हमें साक्ष्य मिलते हैं, और रामायण काल में कहाँ मिलते हैं, पाणिनि काल में कैसे मिलते हैं, मुगल काल में कहाँ कहाँ पे हमें नृत्य के साक्ष्य मिलते हैं, उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे कुछ चीज़ें थी जो जिनको ख़त्म कर दिया गया, कैसे नई परंपरा चालू हुई। ऐसे करते करते आज जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है उसका जो हमें रूप देखने को मिलता है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर सकेंगे। अब नेक्स्ट,
भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और सत्रिया का क्रमिक विकास, तकनीकी, सत्रिया, वेशभूषा, संगीत, गुरु और अग्रदूत। तो इस वाले पॉइंट में बेसिकली हर एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी परंपरा क्या है, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसकी कॉस्ट्यूमिंग क्या होती है, और उससे रिलेटेड जो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, अगर उसके प्रदर्शन में किसी प्रकार का प्रॉप यूज होता है तो वो क्या है। तो किसी भी शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको शुरू से लेकर अंत तक एक एक चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अंतर्गत कौन कौन से कलाकार आते हैं और साथ ही उन्होंने शास्त्रीय नृत्य को बढ़ाने में क्या क्या कार्य किए, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत परंपरा में प्रमुख तालों की सामान्य समझ। तो इस पॉइंट में ये पूछा गया है कि हिंदुस्तानी ताल और कर्नाटकी ताल की पद्धति क्या है, उसके अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं वो कौन कौन सी है। तो अगर हम देखें तो हिंदुस्तानी कर्नाटक ताल पद्धति दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग हैं। किसी में आवर्तन को महत्व दिया जाता है तो किसी में छंद को और गति को महत्व दिया जाता है। इसके लिखने का पैटर्न भी अलग अलग है। तो कर्नाटक ताल पद्धति, जैसे कि इसमें 7 प्रमुख तालें मानी जाती हैं जिन्हें सप्त सुलादी ताल कहते हैं, ध्रुव, मट, रूपक, झंप, त्रिपुट, अट, एक ताली। ये 7 तालें किस तरह जातियों से 35 हो जाती हैं और पुनः उन 35 तालों को जातियों से मल्टीप्लाई करने पर 175 हमें तालें मिल जाती हैं। तो इनके बारे में भी हमें डिटेल से जानकारी होनी चाहिए कि आखिर उन्हें कैसे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमें वो जो 175 ताले हैं वो आसानी से मिल सकें। और साथ ही हिंदुस्तानी ताल पद्धति को कर्नाटक ताल पद्धति में कैसे लिखते हैं, कर्नाटक ताल पद्धति को हिंदुस्तानी ताल पद्धति में कैसे लिखते हैं, इन सब की भी जानकारी होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत कई सारी ऐसे शब्दावलियां भी आती हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, स्वरकार, वाद्यकार और उनकी रचनाएं, जिनमें जयदेव, नारायण तीर्थ, सूरदास, मीराभाई, तुलसीदास, वनमालीदास, क्षेत्रज्ञ, श्रीमन शंकर देव, गोविंद दास, विद्यापति तथा अन्य सम्मिलित का संक्षिप्त अध्ययन। तो इसके अंतर्गत जो भी स्वरकार और वाद्यकार के बारे में बताया गया है, यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये सभी जो भी संत हैं ये भक्ति आंदोलन से सम्मिलित माने जाते हैं। और जब हमने भक्ति आंदोलन के बारे में बताया था आपको, तो हमने उस समय बताया भी था कि उस समय कई सारे संत आए जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी रचनाएं करी। तो इनकी रचनाएं डांस में, ड्रामा में बहुत ज़्यादा आज भी प्रयोग होती हैं। तो उनकी रचनाओं में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनको फोकस करते हुए हमारे नृत्य और नाटकों की रचना होती है, तो इसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य के पुनः प्रवर्तक और पुनरुत्थान में रविन्द्रनाथ टैगोर, रुक्मणी देवी अरुंडेल, वल्लथोल नारायण मेनन, मैडम मेनका की भूमिका का अध्ययन। कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने एक समय पे अपने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को देश विदेशों में भी खूब ज्यादा प्रचार प्रसार किया, और इनके एफर्ट्स क्या रहे उनके बारे में बहुत अच्छे से हमें जानकारी होनी चाहिए। इसलिए भी जानकारी होनी चाहिए कि उस समय कोई भी सुविधा ना होने के बावजूद ये लोग अपने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूर्ण रूप से समर्पित थे और इन्होंने अपने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को देश विदेशों तक फैलाया। फिर चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, वल्लथोल नारायण मेनन हो या फिर उदय शंकर, इन सब ने मिलकर बहुत सारा कार्य किया अपने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को प्रमोट करने के लिए। तो वो कार्य क्या थे उनके बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी 7th यूनिट कंप्लीट होती है और अब 8th यूनिट, जिसमें स्वतंत्र भारत में भारतीय शास्त्रीय नृत्य, जिसमें सबसे पहले भारत के प्रमुख गुरुओं, अभिनयकर्ताओं के जीवन और कार्य तथा महत्वपूर्ण संस्थाओं पर एक विहंगम दृष्टि। तो इसके अंतर्गत जो भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य या फिर भारतीय जो नाटककार हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए
कि वो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं, उनके जीवन परिचय, और साथ ही उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से इंस्टीट्यूट बनाए, कौन सी कोरियोग्राफी करी, इस तरह से उनकी डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अब इसके बाद नृत्य का संस्थाईकरण और तदनुरूप इसका पेडागोजी रूप, प्रदर्शनांश इत्यादि पर इसका प्रभाव। तो नृत्य का संस्थाईकरण और इसका पेडागोजी रूप। पेडागोजी एक ऐसा टर्म है जो आज के समय पर हर एक सब्जेक्ट में यूज होता है। पेडागोजी का मतलब होता है आप कोई भी चीज जब आप किसी को सिखाने जा रहे हो, पढ़ाने जा रहे हो, तो आप कौन कौन सी ऐसी तकनीक यूज करो जिससे वो चीजें सामने के लिए इजी हो जाए सीखना। आप नए नए से कौन कौन से ऐसी टेक्निक लेके आएंगे कि जिससे कि सामने जो भी स्टूडेंट है या जो भी सीखने वाला है वो इजीली सीख सके, तो उसका मतलब होता है पेडागोजी। तो नृत्य संस्थाईकरण, क्योंकि एक समय पर जो नृत्य था वो घराने में होते थे, बट धीरे धीरे वो कैसे संस्थाओं में गए, संस्थाओं से विश्वविद्यालय तक, इन सब के बारे में उसका क्या क्रम रहा, उसमें कौन कौन सी बाधाएं आई, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तभी हम जो भी क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे जाएंगे हम आसानी से बता सकते हैं। और अब इसके बाद भारतीय नृत्य में नई लहर, उदय शंकर और राम गोपाल के कार्यों तथा बाद के समकालीन कलाकारों और उनके कार्यों के माध्यम से इसका विकास, अर्थात शांतिवर्धन, नरेंद्र शर्मा, सचिन शंकर, मृणाली साराभाई, माया राव, कुमुदनी लाखिया, मंजूश्री चाकी सरकार, चंद्रलेखा, अस्ताद देबू और अन्य। तो इसके अंतर्गत ऐसे ऐसे कलाकारों का नाम बताया गया है जिन्होंने एक समय पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य को प्रमोट करने में बहुत बहुत मेहनत करी। उदय शंकर, उनके साथ में ही राम गोपाल, और इनके साथ में उनका पूरा ट्रुप जिनका नाम इसके अंतर्गत दिया गया है, जैसे शांतिवर्धन, मृणाली साराभाई, कुमुदनी लाखिया जी, ऐसे कई लोग जिन लोगों ने उस समय पर इंडियन डांस को प्रमोट करने में देश विदेश और इवन भारत के हर क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा भ्रमण किया और भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाया। और इसी में कुछ बाद में भी ऐसे कलाकार आए जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे अस्ताद देबू जी हो गए, चंद्रलेखा और अनीता रत्नम, रुक्मणी देवी अरंडेल, इन सब ने भी बहुत ज़्यादा इंडियन डांस को प्रमोट करने में मेहनत करी। तो इनके बारे में, इनकी पूरी जो बायोग्राफी है उसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी कोरियोग्राफी करी, इन्होंने बहुत सारे नए शिष्य तैयार किए और साथ ही कई सारी भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित संस्थाओं की स्थापना करी। तो हर एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसके बाद में प्रवासी भारतीयों में प्रचलित भारतीय शास्त्रीय नृत्य। प्रवासी भारतीय मतलब जो लोग इंडिया के होते हुए भी इंडियन कलाकार भारत के बाहर देश विदेशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य का खूब प्रचार प्रसार करते हैं। वो कलाकार कौन कौन से हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओरल कहने का मतलब ये है कि आपको भारतीय शास्त्रीय नृत्य के हर एक कलाकार, चाहे वो भारत का होते हुए भी विदेशों में भारतीय नृत्य से संबंधित कार्य कर रहे हर एक कलाकार के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में नृत्य पृष्ठपोषक, सरकारी और निजी निकाय की भूमिका। इसके अंतर्गत हमसे ये पूछा गया है कि नृत्य को बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए सरकारी और निजी निकाय की क्या भूमिका है। सरकारी लाइक कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो गया या इंस्टीट्यूट हो गया, और वहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट कॉलेज में क्या भूमिका है इसको प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी 8 यूनिट कंप्लीट होती है और अब 9th यूनिट नृत्य शिक्षण, शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी और शोध। इसके अंतर्गत सबसे पहले नृत्य स्कूली शिक्षा से विश्वविद्यालयी व्यवस्था में पाठ्यक्रम के रूप में। तो कैसे हमारा नृत्य जो था वो घरानों से इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट मतलब संस्थाईकरण होना, और फिर वहां से वो यूनिवर्सिटीज तक पहुंचा। इसके बारे में क्या क्या उसकी जर्नी रही, ये सब हमने आपको पहले ही अपने 8th यूनिट में आपको बता दिया है, निजी निकाय और गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत। और वैसे ही इसमें भी, क्योंकि हमारा जो डांस था पहले तो एज अ एक्टिविटी के तौर पे लोग स्कूल कॉलेजेस में प्रयोग करते थे, मगर
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद डांस को एज अ एक्टिविटी ना रख करके उसको सब्जेक्ट के तौर पे रखा गया है। तो आज के समय में आप डांस से, भारतीय शास्त्रीय नृत्य से ग्रेजुएशन, मास्टर, पीएचडी, डीलिट यहाँ तक विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। तो ये चीजें शुरू से नहीं थी, धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ। तो इन सब के बारे में भी, आखिर ग्रेजुएशन में क्या क्या चीजें होती हैं, मास्टर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, और इवन जो आप डीलिट अगर करोगे तो उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो इन सब के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। कैसे उसका पाठ्यक्रम होता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती है, किन से रिलेटेड होती हैं, हर एक छोटे छोटे पहलुओं पर उसमें आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में आता है पेशी गति विज्ञान, कैनेस्थेटिक्स और लबान प्रणाली के आधार पर गति विश्लेषण। लबान प्रणाली, या तो ये कहें लबान नोटेशन, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसे एक जर्मन आर्टिस्ट जिनका नाम है रुडोल्फ लबान, इन्होंने क्रिएट किया। इसके अंतर्गत उन्होंने जो भी कोरियोग्राफी होती है उसको एज अ नोटेशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया है। हर डांस के हर एक छोटे छोटे पहलू के बारे में बताया है। इसको अगर हम देखें तो समझ सकते हैं, जैसे हमारे नाट्य शास्त्र में डांस और ड्रामा से रिलेटेड हर एक छोटे से छोटे, यहाँ तक जैसे हम लोग उपांग में एक छोटे छोटे अंगों को देखते हैं, आंखें हो गई या फिर पलकें हो गई, भ्रकुटी हो गई, नसा हो गई, उनमें भी कई सारे भेद हैं। वैसे ही इन्होंने भी अपने थ्योरी के अंतर्गत अलग अलग चीजों के बारे में बताया है। इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसे BESS बोलते हैं। BESS मतलब बॉडी, एफर्ट, शेप और स्पेस। इसके अंतर्गत भी इन्होंने कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो ये थ्योरी क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद में आता है सुप्रसिद्ध विद्वान और उनका कार्य जिन्होंने भारतीय नृत्य के ज्ञान में योगदान दिया। तो यहाँ पे फिर से चीजें रिपीट हुई हैं, वही कि आर्टिस्ट के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, जिन्होंने डांस में योगदान दिया हो, जिन्होंने नई नई चीजें क्रिएट करी हो, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको आर्टिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बाद में इसमें दिया गया है 1930 के दशक से आज तक भारत में नृत्य के शिक्षण और शोध में बनाए गए मुख्य मार्ग, जिनमें नृत्य के अनुप्रयुक्त क्षेत्र, प्रति संस्कृति, शिक्षण और इसके समरूप आते हैं, शोध और विद्वता की प्रवृत्तियां। इसके अंतर्गत बताया गया है कि 1930 से लेकर अभी तक डांस में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या नई चीजें क्रिएट हुई हैं। अगर इसको हम देखें तो हमें समझ में आता है कि कई सारे ऐसे डांसर्स हैं, बड़े गुरु हैं, जिन्होंने कई सारी डांस फॉर्म सीख करके कुछ नई डांस क्रिएट की। जैसे इनमें से हम कुछ का नाम बताते हैं, जैसे अनीता रत्नम जी, जिन्होंने 2-3 फॉर्म्स को मिला करके एक नई फॉर्म बनाई जिसका नाम था नियो भरतनाट्यम। उसी तरह मंजूषी चाकी सरकार, जिन्होंने 2-3 डांस को मिला करके एक नया डांस क्रिएट किया जिसे कहते हैं नव नृत्य। ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने कुछ नया क्रिएट किया, जिनकी कोरियोग्राफी देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल सिर्फ प्योर भारतीय शास्त्रीय नृत्य ना हो करके, कोई एक पर्टिकुलर भारतीय शास्त्रीय नृत्य ना हो करके, इनमें कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन हर एक डांस का देखने को मिलता है। तब जाकर एक नई कोरियोग्राफी क्रिएट हो पाती है। तो वो कैसी क्या टेक्निक होती हैं, कुछ लोगों ने नई नई टेक्निक भी बनाई। जैसे अगर हम कंटेम्प्रेरी कथक की बात करें तो कुमुदनी लाखिया जी ने उसमें कथक में एक नया रूप दिया, कंटेम्प्रेरी कथक। ऐसे ही अगर हम देखें तो रिसर्च में, थ्योरी में भी कई सारी रिसर्च हुई हैं जिनमें कुछ ना कुछ नया निकल के आया है। जो चीजें पहले के समय पे जो भी ग्रंथ लिखे गए, जो लिटरेचर हमें मिलता है हमारे डांस से रिलेटेड, उसमें नया नया क्या था वो आज के समय पे रिसर्च को देखने में पता चलता है। तो उनके बारे में हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे कि आखिर वो क्या क्या चीजें थी। अभी इसके आगे जो आपका 9th यूनिट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब 10th यूनिट अंतरराष्ट्रीय नृत्य और समव्यवहार। इसमें सबसे पहले शास्त्रीय बैले का यूरोप, रूस और अमेरिका में इतिहास और विकास। तो इसके अंतर्गत ये पूछा गया है कि जो पाश्चात्य बैले है उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे वो एक दरबार से निकल के, क्योंकि अगर हम बैले की हिस्ट्री में भी जाए तो जो बैले है वो भी एक दरबार कोर्ट बैले से निकलकर ही आज पोस्ट मॉडर्न बैले तक पहुंच पाया।
तो उसके बीच में भी कई सारी कैटेगरी आती हैं, जैसे रोमांटिक हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया, मॉडर्न हो गया, पोस्ट मॉडर्न हो गया, कोर्ट बैले हो गया। ये सब कैसे कैसे पीरियड में आता गया और इसके अंदर क्या डेवलपमेंट था, क्या कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी जो एक दूसरे से अलग थी, इसमें कौन कौन से आर्टिस्ट आए, उन्होंने कौन कौन सी नई कोरियोग्राफी बैले की तैयार करी। और अगर इसमें देखें तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई, जैसे ड्रेस का चेंज होना और शूज इसमें जो यूज किए जाते हैं, पहले नकाब यूज किए जाते तो उनका चेंज होना, तो इसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। तो उनके हर एक चीज के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो उसके सेकेंड पॉइंट में पूछा गया है पश्चिम में आधुनिक नृत्य का अभ्युदय और उससे संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व। इसमें भी वही चीज पूछी गई है कि जो आधुनिक नृत्य है उसका कैसे, उसमें अभ्युदय का मतलब होता है किसी चीज का उत्पत्ति होना। तो कैसे आज का जो मॉडर्न डांस है वहां पर उसकी कैसे उत्पत्ति, क्यों चेंज हुआ, क्या क्या विशेषता थी, और साथ ही इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिस्ट आए जिन्होंने नई नई चीजें क्रिएट की, नई नई टेक्निक को लेकर आए। तो इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब है कि बैले आर्टिस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब 10th यूनिट का आखिरी पॉइंट, प्रस्तुति के रूपांकन डिजाइन की दृष्टि से भारतीय नृत्य पर पश्चिम का प्रभाव। तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय नृत्य पर पश्चिमी नृत्य का क्या प्रभाव पड़ा। तो आज के डांसेस को, कोरियोग्राफी को देख के हम पता कर सकते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े बैले कोरियोग्राफ किए जाते हैं उसमें पर्टिकुलर कोई एक डांस फॉर्म ना हो करके एक साथ कई शास्त्रीय नृत्य के भी हमको रूप देखने को मिलते हैं, और साथ में जो पाश्चात्य डांस की टेक्निक है उसको भी हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें भी चेंज हुई, जैसे जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे उनमें कुछ पाश्चात्य इंस्ट्रूमेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो आज के जो बैले तैयार किए जा रहे हैं और जो भी नृत्य नाटिकाएं हैं उनको देखकर पता किया जा सकता है कि आखिर उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या उसका प्रभाव पड़ा। हाँ, तो यहाँ पे हमारी 10th यूनिट भी कंप्लीट होती है और उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट टू 10th यूनिट आपके लिए जितनी भी हमने जानकारी दी वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेश्चन इससे रिलेटेड माइंड में आता है आप मुझे कमेंट में बताइए, और कुछ टिप्स हम आपको देंगे जैसे कि आपकी तैयारी में हेल्प मिले। जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए आपको थ्योरी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी, थ्योरी का मतलब जैसे आपने जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ी होंगी उतना अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि बुक्स जब आप पढ़ते हो तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में, और जितनी भी बुक पढ़ पाए उतनी बुक पढ़िए, आपको उतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी, उतना अच्छा आपके क्वेश्चंस ये तैयार होंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए बुक रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ही अगर हम अपने डांस सिलेबस को देखें तो इसमें एज अ सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो जब भी आप कुछ भी तैयारी करिए, अपनी प्रिपरेशन करिए, उसमें उस चीज को माइंड में रख करके सोच के ही करिए कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो वो एक सीक्वेंस में हो। उससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो कोई भी चीज मिस नहीं होगी, दूसरा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी के बिहाफ पे बनते हैं तो वो सॉल्व करने में इजी रहेगा। आगे हम आपको इससे रिलेटेड और भी छोटी छोटी टिप्स देते रहेंगे अपने वीडियो में। और आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आपको समय पर सही सही जानकारी मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हमारा आएगा।